नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं एक महापुण्य आत्मा जो हैं सुरेश भाई, जो 50 साल से ज्ञान में हैं और 30 साल से ईश्वरीय महायज्ञ मधुबन में समर्पित हैं। आप पंजाब, दिल्ली अथवा दुबई जैसे स्थान पर रहकर ईश्वरीय सेवा कर आपने 30 साल पहले इस महायज्ञ में अपने आप को सुपुर्द किया, समर्पित किया। ऐसे ही इनके जीवन के बहुत ही अनुभव युक्त अनुभव आज हम प्राप्त करेंगे कि कैसे इन्होंने अपने जीवन को सदा ही परमात्मा की याद में प्रभु के संग जीवन में अपने रंग उतारे हैं। वह अनुभव गाथा आपको सुनाएंगे। आइए चलते हैं ऐसे महान पुण्य आत्मा से मिलने के लिए सुरेश भाई। सुरेश भाई, ओम शांति। ओम शांति जी। सुरेश भाई, आपको जब भी हम देखते हैं बड़ा ही शांत, बड़ा ही एक रस स्थिति में आप हर समय रहते हैं। हम जानेंगे कि आपका बचपना कहाँ बीता, आपका जन्म कहाँ हुआ। मैं एक छोटे से गांव हरियाणा के जिला सोनीपत अपनी बचपन के 7 साल गुजारे। उसके बाद दिल्ली आ गए। पढ़ाई मेरी दिल्ली में हुई है। अच्छा। पिताजी दिल्ली में सर्विस करते थे तो वहाँ से दिल्ली शिफ्ट हो गए। बाकी नौकरी के कारण, सेवा के कारण इधर उधर जाना पड़ा। बाकी तो घर तो दिल्ली में ही है। आप जब दिल्ली में थे उसके बाद आप पंजाब भी गए, दुबई गए। उस समय आपको ज्ञान मिल चुका था? ज्ञान मेरे को मिला 69 में, जब ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए उसी साल। अच्छा, आप कहाँ थे उस समय? चंडीगढ़ में थे। चंडीगढ़ में। ओके। अगर आप कहें समय हो, एक छोटा सा अनुभव सुनाऊं। जरूर। जब मेरे को ज्ञान मिला, कोर्स पूरा हुआ, उसके बाद रोज बहन जी एक पेपर पढ़ के सुनाती थी जिसको आज मुरली बोलते हैं। मेरे को ये मालूम नहीं था कि इसको मुरली बोलते हैं। 2-3 दिन के बाद ही मैंने बहन जी से पूछा, बहन जी आप ये रोज़ नया नया पेपर पढ़ के सुनाते हैं, क्या ये मेरे को मिल सकता है? हाँ मिल सकता है। तो ये कहाँ से आता है? कहते हैं माउंट आबू से। मैंने कहा माउंट आबू में कहाँ से आता है? तो उन्होंने परिचय दिया कि भगवान शिव किसी के तन में आके ये ज्ञान सुनाते हैं। मैंने कहा किसके तन में आते हैं, क्या हम मिल सकते हैं उसको? हाँ मिल सकते हैं। उस समय क्या एज होगी आपकी? 21 साल। 21 साल की उम्र में आपके अंदर में जिज्ञासा परमात्मा के प्रति बैठी। जिसके तन में परमात्मा की ये सब सुनाते हैं तो मेरे को उससे मिलना है। तो उन्होंने जो बात कही कि वो तो अभी शरीर छोड़ गए, तो इतना झटका लगा कि भगवान आए और हम मिल नहीं पाए। तो उन्होंने थोड़ा सा धीरज दिया, नहीं अभी भी आप मिल सकते हैं, बाबा दादी के तन में आते हैं। तो मेरे को बचपन का एक स्वप्न याद आया। मैं स्कूल से घर जा रहा था। ज़्यादातर मैं पैदल ही सफ़र करता था, बस के भी पैसे में बचाता था, ये समझो आप। और उस समय आप आश्चर्य करेंगे, बस का किराया ज़्यादा नहीं होता था, सिर्फ 5 पैसे। अच्छा। 5 बस में देना पड़ता। हाँ, इतना उस समय की बात है। उसकी भी बचत आप करते? वो मैं पैदल चल के बचत करता था। मैं दरियागंज में मेरा पढ़ाई हुई है, तो दरियागंज में एक कोने में जाके मैं रुक गया। एक भीड़ देखी मैंने, तो देखता हूँ एक मंच है, तख्त पड़ा है। तख्त के ऊपर एक 6-7 साल का बच्चा खड़ा है और आगे बहुत लंबी लाइन लगी है। किसी से पूछा कि ये लाइन किस लिए लगी? कि तो भगवान आए हुए हैं, वो सबको वरदान दे रहे हैं बच्चे के रूप में। मैं भी लाइन में लग गया। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद मेरा नंबर आया। जैसे ही मैं कुछ मांगने जाऊं, मेरी आँख खुल गई। मैं कुछ सपने में अच्छा। मैं कुछ मांग नहीं पाया। भगवान आए भी और चले भी गए। तो वो सपना मेरे को उस समय याद आया कि जब मेरे को ज्ञान मिला और बाबा, और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ना, वही साल में चले गए। लेकिन फिर भी अभी मैं महसूस करता हूँ कि हमने कम नहीं पाया है। बाबा अपने कमरे में मिला करते थे।
बस वहाँ गद्दी पे बाबा बैठते थे। हम पार्टी अंदर लाइन लगती थी गली में से, हम आमने सामने बैठ के 5-5, 10-10 मिनट एक एक से बाबा दादी गुलजार के तरफ हिस्ट्री हॉल में बाबा आते थे, फिर वहाँ से वहाँ आके बैठते थे। वहाँ हम मिले हुए, मतलब जब तक पूरी मुरली पूरी पार्टियों से नहीं मिले थे उठने का दिल नहीं होता था, खाने के लिए भी नहीं। एक बार तो 16 घंटा सवेरे 8:30 बजे गए हैं बाबा, वो सीन याद है। कंटिन्यू बैठे रहे बाबा। बाबा भी बैठे रहे, हम भी बैठे रहे, बाबा बोलते रहे कंटिन्यूस। लेकिन एक समय माना एक होता है कि आम व्यक्ति जो है फ्रेश होने के लिए, वही तो कह रहा हूँ, दादी के तन में बाबा और कंटिन्यूस बोल रहे हैं, जरा से भी शिकन नहीं है उनके माथे पे। और हम लोग तो थक जाते, नींद आती है, कुछ भी होता है, वो सवेरे और ऐसे 16 घंटे के बाद भी ऐसे उठ के चलती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो ये कमाल है। वो भी दृश्य आपने देखा। वो सब देखा, उठने का दिल नहीं करता था। हर एक के वरदान क्या वो वाइब्रेशन भी काम वाइब्रेशन काम करता। जी, जी। तो दूसरों को क्या दे रहा था, दूसरों को क्या मिल रहा है, वो हमारे लिए भी तो है। तो मैं चंडीगढ़ में रहा 3 साल। मेरा जॉब थी लद्दाख में, अच्छा, ऑफिस था चंडीगढ़ में। 6 महीने हम लद्दाख रह जाते थे, 6 महीना चंडीगढ़, लद्दाख, कारगिल, पास लेह लद्दाख। जम्मू नहीं, जम्मू तो नज़दीक है। जम्मू से और आगे, जम्मू से आगे श्रीनगर, श्रीनगर से आगे लद्दाख, 3 दिन का रास्ता आगे, श्रीनगर से आगे। तो वहाँ आपकी जॉब थी? वहाँ हमारी जॉब थी। हम जाते थे बाई एयर, मिलिट्री का ड्यूटी था। अच्छा, हम सिविल में थे, अच्छा, मिलिट्री के लिए काम करते थे। अच्छा, वहाँ 6 हाइडल स्कीम थी, पावर प्रोजेक्ट्स थे, तो उसका सर्वे करना होता था और रिवर का डिस्चार्ज नापना होता था, और जिस लाइन पे जाना है तो पहाड़ियों का सर्वे करना है, वो सारा काम हमारा था। वहाँ कितने साल आप रहे, कौन से साल में? 69 से लेके 71 तक रहे। 3 जगह रहे, द्रास, कारगिल, लेह, तीनों जगह पे रहे। और वहाँ तो लाइफ हमारी मिलिट्री में जो खाना होता था वो खाना। 1 साल तो ऐसे ही गुजारा जब ज्ञान नहीं था। ज्ञान में आने के बाद जब गए तो समस्या खाने की आई। अभी मैं अकेला, खाना अटैच है मिलिट्री के साथ, और खाना तो हमको वही खाना है, खुद बना नहीं सकते। तो जो मिलिट्री का जो मेस कमांडर था उससे मिला, भाई हम ऐसा हम प्याज वगैरह नहीं खाते हैं, प्याज हमारे घर में भी नहीं खाते थे, लेकिन परहेज नहीं था। बाहर कभी ढाबे में होटल में खा लिया तो खा लिया, घर में नहीं बनता था। तो मैंने वही दाल का छौंक आप बाद में लगाते हो, दाल मेरे को पहले निकाल दो, प्याज डालने से पहले। अच्छा, सब्जी में तो पहले लगाते हैं, तो मेरे को रोज बस दाल दे दिया करो। तो उसने निकाल दी बेचारे ने, रोटी ली, रोटी दाल से खाई, प्याज तो नहीं गया ना मेरे अंदर। दूसरे दिन बेचारा भूल गया। अभी इतने कितने सैकड़ों का भोजन बनाना है, मेरे लिए कहाँ इंतजार करेगा। अपने मन को समझाया, तो वहाँ 3 महीना मैंने वहाँ गुजारा है और बाबा को याद करता रहा। सिर्फ रोटी लिया वहाँ से, रोटी खाई मैंने दही से, खीर से, जैम बटर से, बगैर सब्जी, बगैर दाल, कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि उसमें लहसुन प्याज पड़ता है। बस खाली रोटी उनकी, दही, खीर, जैम बटर। इससे मैंने 3 महीने के बाद मेरी ट्रांसफ़र हो गई कारगिल में। मैं खुश हो गया, मेरे को एक कमरा मिल गया, कमरा भी काफ़ी बड़ा था। एक स्कूल चलता था वहाँ बाजू में, तो हमारा उसको ऑफिस बना रखा था, ऑफिस और रूम में एक ही समझ लो। मैं अकेला, 3-4 लेबर मेरे साथ, लेबर तो अपने गांव से आती थी। वहाँ जब मैंने खाना बनाना शुरू किया, वहाँ एक समस्या और आई, वहाँ खाना कोई गले ही नहीं, हाइट इतनी है, ऑक्सीजन की कमी है, कुछ भी सब्जी गले नहीं। गया मैं मिलिट्री कैंटीन में, कुकर मिला नहीं, मैंने कहा कुकर ले ले, कुकर में तो गली जाएगी। तो रोज मेरी रोटी और एक ही दाल खुद बना के खाते। हाँ,
किट तो मेरा सारा सामान मेरा, जब से ज्ञान मिला जहाँ भी जाते थे मेरा एक बैग किट मेरे साथ रहता था। गैस का स्टोव और चकला बेलन और ये सब चीज़, थोड़ा बहुत सामान ऐसा बॉक्स का एक थैला लेके चलता था। तो कुछ गले नहीं, खाली एक दाल गले, मसूर की दाल, लेकिन वो जल्दी गल जाती थी बगैर पर कुकर के भी। और रोज चक्कर काटे, दूसरे चौथे दिन जैसे ही कुकर आया सबसे पहला मैंने लिया कुकर वहाँ से, कैंटीन से, मिलिट्री कैंटीन। फिर तो ड्राई राशन हमको मिलिट्री से मिल ही जाता था, सब्जी जो भी लेने जाओ तो मिल जाता था। फिर वहाँ गुजारे अकेले 2 साल आपने वहाँ। उसके बाद मतलब 6 महीने था, 6 महीने और ऐसा। और चंडीगढ़ का तो माहौल इतना अच्छा था, तो म्यूज़ियम बहन जी जब ज्ञान लिया तो पार्टी देती थी हमको। इस दौरान आपको वहाँ मुरली कैसे प्राप्त होता था? वहाँ एक भाई भी मिला मेरे को, सरदार था, वो रोज एक ही मुरली पढ़ता था। कहते एक ही मुरली है मेरे पास। तो ऐसे भी भाई वहाँ मंदिरों की सेवा की, मिलिट्री में भी जाके सेवा का तो शौक मेरे को चंडीगढ़ से ही लग गया था, क्योंकि म्यूज़ियम समझाता था। मेरे को कोई काम ही नहीं था, सवेरे क्लास में जाना, शाम को सारा टाइम मेरा म्यूज़ियम समझाने में, क्लास कराने में। तो वहाँ से पक्का हो गया। कोर्स कराना आता नहीं था, बहनें तो कहाँ सिखाने देती थी, तो फिर हम किताब पढ़ के कोर्स कराते थे। वहाँ से मेरी ट्रांसफ़र हो गई किश्तवाड़। ये कहाँ पड़ेगा? जम्मू कश्मीर, जम्मू से आगे किश्तवाड़ से भी, किश्तवाड़ हेड ऑफिस है, वहाँ से भी 3 दिन पैदल का रास्ता, पहाड़ी। रोड नहीं है वहाँ। कैसे जाते थे? खच्चर पे। अच्छा, खच्चर होता है। खच्चर पे जाओ या पैदल जाओ, उसमें सब सामान खच्चर पे लाद दिया, खुद भी खच्चर पे बैठो, नहीं तो पैदल चलो, या कोई बड़ी मशीनरी जानी हो तो हेलीकॉप्टर से जाता था। तो 3 दिन पैदल चल के हम वहाँ पहुँचे। 3 दिन जंगल के रास्ते से? जंगल रास्ते पर दिन रही होती। हाँ। तो हमारा इंजीनियर था, वो साथ में लेके गया। उसके बीच में से ही ऑर्डर आ गया कि तुमको तो फलानी जगह जाना है, वो बीच में से छोड़ के वापस चला गया। फिर हम 2-3 थे, वहाँ आगे गए। वहाँ पहले से 30 का स्टाफ था जहाँ हम गए। टेंट लाइफ थी, टेंट में रहते थे। पहुँचे हम 8:30 बजे रात को। सवेरे 4-5 बजे के चले हुए। आतंकवादी या इसी प्रकार का कोई ऐसा? वहाँ कुछ नहीं था उस समय कुछ डर नहीं था। तो वहाँ जब पहुँचे तो बोला भी, उनके एक किचन बनाई हुई थी उन्होंने, एक कुकर रखा हुआ था, तो वो सबके लिए खाना बनाता था, 30 लोगों के लिए। आ जाओ खाना खाओ। अभी खाने का तो नियम मेरा पक्का है, मैं भी खाना तो हम खुद बनाएंगे, मेरा के पास किट है। अभी तुम इतने दूर से चल के आया है, मैंने भी तो मेरा नियम है, नियम बाद में कर लो ना, आज खा लो। बहुत किया, बहुत दबाव डाला, मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने इतना इंतज़ाम कर दिया कि मेरे को चूल्हा जला के दे दिया, लकड़ी पे खाना बनाया। लकड़ी पे ही बनता था, उधर जंगल है। उस समय की बात है, 70-71 की बात है। फिर वहाँ हमने खाना बनाया। खाने में भी वो शुरू में तो हंसी मजाक का काफ़ी उन्होंने तंग भी किया, उनको कोर्स भी कराया, ज्ञान भी दिया, भोग भी लगाता था मैं। कभी कभी सबको खीर भी खिलाई, 2-3 बार खिलाई मैंने बना के 30 लोगों को। हाँ, एक बार तो पिकनिक पे गए, कम से कम 3-4 घंटा लग गया चढ़ पढ़ाई। जैसे यहाँ पहाड़ी है बीच पीछे, ऐसे गए, चलते गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब ऊपर चढ़े एक भी पेड़ नहीं, और गर्मी इतनी, छुपने को जगह नहीं। वहाँ जाके देखा तो एक आध झोपड़ी थी, वो लोग गडरी थे वहाँ, जो भेड़ बकरी गाय भैंस पालते थे, उनसे दूध लिया, वही पिकनिक बनाई, खीर बनाई खाली, और कुछ नहीं, सबको खिलाई। तो फिर नीचे आया। वहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर कितना दूर? और ध्यान में नहीं है, नज़दीक ही होगा, इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन
इतना याद है मेरे को, एक बार मैं आ रहा था दिल्ली और मैं जम्मू में खड़ा था, सवेरे का टाइम था, 6:30-7, 2 प्लेन पाकिस्तान के, वहाँ एक ब्रिज है जम्मू तवी का, तो वो वही पंजाब को वही कनेक्शन करता है, मेन, और कोई नहीं है। उसके ऊपर उसने बम डालने की कोशिश की। पहले एक आया, पीछे पीछे दूसरा आया, मेरे देखते देखते सामने ही, जैसे यहाँ खड़ा सामने ही 2-4 गोले मारे, ऊपर से आग लगी और नीचे गिरा, दोनों की दोनों। अपनी मिलिट्री वालों ने उनको मार गिराया। तो ये सीन तो हमने देखा है। और वहाँ जब कारगिल में था, जहाँ मेरा ऑफिस था वो ऊपर पाकिस्तानी की बिल्कुल बॉर्डर नज़दीकी था, वैसे नापने में तो कई किलोमीटर हो जाएगा, देखने में आता था, जैसे ये पहाड़ी छोटी नज़र आती है ऐसे वो नज़र आता। सॉइल टेस्ट ज़्यादा होता था, टनल भी खोदी है, एक इंजीनियर था उसके साथ हम मदद करते थे। तो ज़मीन की गहराई में 200-300 फीट तक जाना, वो सैंपल इकट्ठे करना, क्योंकि वो पावर प्रोजेक्ट्स है ना, तो डैम बनाना है तो नीचे की चेक करते। चीज़ हम इसमें पूछना चाहेंगे कि आप जब ज्ञान में आए तो आपके भाई बहन कितनी हैं टोटल? हम 5 हैं, एक बहन है। तो आप ज्ञान में आने के बाद घर परिवार से कोई किसी प्रकार का परिस्थितियाँ आपके वो तो आई है। क्या, किस तरह का परिस्थिति? जैसे आपने को मुरली का बताया मैंने, जैसे मैं दिल्ली आता था, माँ को उसको सुनाता था ज्ञान, पिताजी को भी सुनाया। तो एक बार जब मैं पिताजी को सुना रहा था तो एक अचानक एक सवाल कर दिया उन्होंने, क्या ब्रह्मा कुमारी के चक्कर में तो नहीं फंस गए? और मेरे मन में ये था कि ये यहाँ किसी को मालूम नहीं है ब्रह्मा कुमारी के बारे में, क्योंकि आसपास कोई सेंटर नहीं था जहाँ हम रहते थे दिल्ली में। चांदनी चौक का भी बाद में खुला है, 71 में खुला है, तो आसपास कोई सेंटर, लेकिन प्रोग्राम करते रहते होंगे, मालूम होगा, पिताजी तो पुराने हैं, उनको मालूम होगा, सुनते रहते हैं। मैंने कहा आपको मालूम है, नाम सुना है क्या? कहता है हाँ। तो उनके बारे में जो भी गलतफहमियां हैं वो उन्होंने सुन रखी थी। फिर भी मैंने कहा निश्चय से कि मैंने आज तक ऐसा कुछ देखा नहीं है, लेकिन जैसा आप बोल रहे हैं मैं खुद देखूंगा, अगर कुछ और गलत लगा तो नहीं जाएंगे, इतना बोल दिया। लेकिन गलत है, मैं और घुसना शुरू किया, मेरे लिए और अच्छा हो गया, और जितना घुसता गया मैं निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। ज्ञान के पहले तो मैं बाहर म्यूजियम तक था, फिर अंदर किचन, ये वो, अंदर तक सब देखा। बहनें टोली खिलाती थी, अच्छा लगता था, स्नेह प्यार, कुछ जैसा गलत दृष्टि तो कुछ थी नहीं, पारिवारिक भाषा उस समय। और मेरा टाइम और कहीं जाता ही भी नहीं था, ऑफिस या सेंटर, बस दूसरा कहीं नहीं। तो बहुत प्रेशर डाला। बड़े भाई की शादी हो गई, शादी में गया, उस समय मेरे को ज्ञान में था। रिसेप्शन में ही पिताजी ने कोई रिश्तेदारों को मिलाया, ये हमारा दूसरा लड़का है। मेरे माइंड में खटक गया मैंने ये तो नंबर लगा रहे हैं अभी से ही, बोला कुछ नहीं, ऐसे मिला, परिचय करा रहे थे। तो लेकिन मैंने सोचा कि ये तो शादी की तैयारी हो रही है, क्योंकि ऐसे मौके पे सब आ जाते हैं तो सब मिलना जुलना होता है। अगले दिन मैंने माता जी को बिठा के, पिताजी को तो हिम्मत नहीं, फिर माता जी को बोल दिया कि मेरे को शादी नहीं करनी है, सीधा उनके शादी, बड़े भाई की शादी के बाद जी मेरे को शादी नहीं करनी। क्योंकि वो एक दिन पहले उन्होंने रिसेप्शन पे मिलाया मेरे को, मैंने कहा भी आगे बात बढ़े तय करे, पहले ही क्लियर कर देना। और हमारे घर में ऐसा कोई है नहीं जो पिताजी के सामने या बड़ों के सामने ऐसा बोल दे, और ऐसी कोई घटना हो कि शादी के लिए मना कर रहे, जो कह दिया हाँ कर दिया। संस्कार तो ऐसे थे ही नहीं। फिर भी हिम्मत करके मैंने कहा मेरे को शादी नहीं करनी, कल करनी, 1 साल के बाद करना या अभी नहीं करनी, कुछ नहीं, सही दम शादी नहीं करनी है। क्योंकि यहाँ का तो नियम मेरे को मालूम पड़ गया था कि मधुबन जाना है, ब्रह्मचर्य है, ये तब तो थे ही ब्रह्मचर्य। फिर भी काफ़ी टाइम लगा, रिश्तेदारों से मिलाया, साधुओं से मिलाया, जैन मुनियों से मिलाया, मैं मना नहीं किया। मैंने कहा जाओ जिसके पास चलो, मैं चलता हूँ। मेरे को ले गए, मेरे को समझाने के लिए कि आप शादी कराओ।
जैन मुनि हैं। जैन मतलब साथियों के पास भी ले गए, बड़े बड़ों के पास भी ले गए, रिश्तेदारों के पास ले गए, ताकि किसी की समझ कोई समझा दे इनको। हाँ, इनका थोड़ा माइंड चेंज हो जाए। जैन मुनि के पास ले गए। हमारे बाजू में ही था और काफ़ी बड़ा मुनि था, उसके मिलने के लिए लोग तरसते हैं। मेरे को ले गए, मैं खुश। तो मैंने जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा, हर एक कोई परमात्मा बन जाता है। मैंने कहा परमात्मा तो एक ही है, सब लोग परमात्मा कैसे बन सकते हैं, ये कोई पोस्ट पोजीशन थोड़ी है। काफ़ी बहस हुई। समझ गया होंगे। तो मतलब मैं हिला नहीं, और माँ भी रोती थी। बाद में फिर माँ का तो खाना शुरू किया मैंने, और उनको मालूम पड़ गया, लेकिन कुछ दिन माँ का भी नहीं खाया मैंने। मैं जब दिल्ली आया तो ढूंढा आसपास कौन सा सेंटर है, तो पता किया, चांदनी चौक मिला। उस समय बन रहा था, तो ये चांदनी चौक 7 किलोमीटर था हमारे घर से, 7 किलो। और उसके नज़दीक में फिर रेलवे स्टेशन के पीछे कश्मीरी गेट पे वो तीसरा क्या है, पांडव भवन, पांडव भवन करोल बाग, वो तो ज़्यादा दूर है। सबसे नज़दीक चांदनी चौक। और सुटेबल भी किया, वो इसलिए किया कि वो बन रहा है, नया नया सेवा शुरू हुई है। मैंने कहा यहाँ सेवा का चांस अच्छा है, तो वहाँ डेली साइकिल पे जाते थे, साइकिल पे आते। 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर डेली। मुरली सुननी। हाँ, अच्छा। ठंडी हो गर्मी हो, ठंडे पानी से स्नान करके। आप सोचो नल का पानी कितना ठंडा होगा, और हैंडल पकड़ना मुश्किल, ताला बंद नहीं कर सकते थे। 77 तक दिल्ली में ही चांदनी चौक काफ़ी सेवा की, कम नहीं। कंस्ट्रक्शन का काम के भी, छत भी म्यूजिक मनाने में, वो तो एक अपना घर समझते थे हम तो सारा टाइम वहीं रहना। मतलब कभी कभी तो ऑफिस से सीधा वहीं जाता था। अच्छा। घर जब पहुंचता तो 10 बजते, सब सो गए होते। अब सोचो आप, सवेरे निकल जाना यहाँ से, फिर घर जाना, खाना खाया, ऑफिस चला जाना, तो घर वालों से तो मुलाकात होती नहीं थी। जब मैं वहाँ से रिजाइन करके आया था, मन में ये सोच के आया था कि वापस नहीं जाना। तो वापस जब जॉब नहीं मिली तो पिताजी ने एक दुकान ले ली। इतने में जब तक सेटिंग हो, जब तक मेरे को जॉब मिल गई। कम पैसे थे कोई बात नहीं, लेकिन जॉब तो मिली। प्राइवेट आर्किटेक्ट के पास मेरे को जॉब मिल गई। तो दुकान छोड़ दी, छोटे भाई को बिठा दिया। वो प्राइवेट जॉब से अनुभव तो काफ़ी मिला। वहाँ आसाम तक गया सर्वे करने, परवाणु गया, कालका के पास। परवाणु टाउनशिप है एक, उसका मार्किंग मैंने किया, कालका के आगे, चंडीगढ़ से आगे। तो वहाँ धर्मशाला में रह के, धर्मशाला में जाते थे, वहाँ रोटी बनाते थे खुद ही। अच्छा, आपके पास वो किट तो साथ में ही रहता था जहाँ भी रहते, धर्मशाला में। साइट पे तो रहते थे, कालका में वहाँ सेंटर नहीं था। अच्छा, तो मुरली कहाँ से? मुरली तो जो लेके आ गए वो ले गए, लेके आ गए, बस हफ्ता 10 दिन की जो भी पर ले आ जाता। तो ये प्राइवेट होने के कारण तो संकल्प चलने लगा। तो एक बार पेपर में एडवर्टाइजमेंट मिला ईरान के लिए। तो बुकिंग जैसे कि हो रही थी, कोई ऑफिस खोला होगा किसी, तो उस बहाने से मेरा पासपोर्ट बन गया। उन्होंने कहा उनकी ज़रूरत थी कि भी पासपोर्ट बनवा लो, हम आपका 100 रुपये उसने लिए रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है। फिर 1 साल के बाद ये दुबई का जॉब आया। तो दुबई के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू पेपर में एडवर्टाइजमेंट था, अप्लाई कर दिया। तो बुलाया, कम से कम 150 लोग थे। किसी होटल में उन्होंने रखा, 2 दिन चला इंटरव्यू। और एक उसमें सूडान का था चीफ इंजीनियर, असिस्टेंट चीफ इंजीनियर था, और साथ में एक इंडियन था भाई जो सर्वेयर था वहाँ पहले से। तो वो साथ में लेके आया तब ट्रांसलेशन के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उन्होंने इंटरव्यू लिया और उनको चाहिए थे सिर्फ 6-7 लोग, और ऐसे पूरे इंडिया से लोग आए हुए, खाली दिल्ली के नहीं थे। अच्छा। और अच्छे लोग,
हम सोचे भी हमारा काम होगा, इतनी तो पढ़ाई नहीं है। फिर भी इंटरव्यू दिया, जो उसने पूछा निर्भय होकर जवाब दिया। अनुभव भी बताया, एक दो सवाल पूछे, मैंने कहा ये काम किया नहीं है, कर सकता हूँ। एक दो सवाल ऐसा था, क्योंकि जो जो मैंने जॉब किया सारा बताया, लद्दाख का बताया मैंने, यहाँ सर अनुभव आपको था। वो और कॉलोनी काटने का ये सारा बताया, प्लॉटिंग, और यही काम वहाँ था। अच्छा, उस कारण मेरे को जॉब मिल गई। ये अनुभव होने के कारण मेरा दिल्ली का जो जॉब थी, उस कारण से मेरे को वहाँ जॉब मिल गई। अब मैं हैरान हो गया, मेरे पास आया लेटर आ गया। अभी लेटर ही थोड़ा सा लेट आया, वो 2 महीने का टाइम देते हैं। जब लेटर आया तो 1 महीना बचा मुझे पे, मुश्किल से। उसके अंदर आपको वहाँ पहुँचना है। ये कौन से सन की बात है? 77 में आया, 77 जून में गया मैं, मई में शायद मेरे पास आ गया था लेटर। अभी जाऊँ या ना जाऊँ, इसका एक ही महीना बाकी था। इसका कसम में रह गया। अच्छा, अब खुशी तो हुई, कोई बोलता जाओ, कोई बोलता नहीं जाओ। अच्छा, आपने राय भी पूछा? हाँ, बहुतों से। डिसीजन की बात कर रहा हूँ, सेंटर वालों ने मना कर दिया, चाइनीजों को, नहीं जाओ। अच्छा, वो समझ गया मैं, कहने की बात नहीं, उनका हैंड साथ हाथ से छूटता है। इतना अच्छा भाई अभी चला जाएगा। राइट हैंड है। मैं फिर मधुबन में भी दादी से पहले तो बाबा से पूछा, जैसे दादी बोले, दादी के ऊपर छोड़ दिया। तो उस समय आप अव्यक्त बात दादा आपने पूछा भाई, दादी से भी पूछा, फिर बाबा से पूछा, फिर बाबा ने बोला जैसे दादी बोले। दादी के पास गया, फिर दोबारा दादी ने कहा बोले जाओ, छुट्टी दे दिया। छुट्टी दिया, प्रकाश मणि दी। एक भाई दुबई में है, उसके पास मुरली जाती है, अब वहाँ जाके सेवा कर। दादी ने ये कहा। अच्छा, कौन से भाई थे? उसका नाम था सीताराम जॉयस। अच्छा, तो वहाँ पर वो पहले थे। अच्छा, जॉब थी, जॉब। सेंटर तो कोई था नहीं। खैर डिसीजन हो गया। फिर आई बात, घर की भी बात आई, सेंटर की बात आई, सारा वीकेंड पार करके डिसीजन ले लिया। जाना, बुकिंग करने गए। अच्छा, बुकिंग करने जब गए, मतलब 8-10 दिन पहले, ऐसे कैसे बुकिंग, तो पहले टीका लगा के, दूसरे विदेश में जाते थे 2 टीके लगते थे, चेक का है या दूसरा 2, ऐसा कुछ का 2 टीका, और 2 टीके में 1 हफ्ते का टाइम जाता है। अच्छा, आज एक लगेगा, 1 हफ्ते के बाद दूसरा लगेगा। मैं तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया। फिर टीका लगाने गया तो एक हमारा मौसी का लड़का मिल गया, उसका डिस्पेंसरी था। अच्छा, बस उसने दे दिया सर्टिफिकेट, एक ही दिन में 2 टीके। अच्छा, मेरा टाइम बच गया। अच्छा, गया फिर बुकिंग कराने, कोई बुकिंग नहीं है, फुल है सब। मैंने कहा मेरा तो वीज़ा पूरा होता है, मेरे को तो जाना है कैसे भी करके। वो मालूम नहीं बाबा की मेहरबानी, कैसे अगले दिन की उसने दे दी। अच्छा, छुट्टी दे 9 तारीख की उसने बुकिंग कर दी। ओके, मैं खुश हो गया, और वही मेरी लास्ट डे थी। अच्छा, वहाँ पहुँचने की। एक दिन लेट होता तो मैं नहीं जा सकता था। अच्छा, वो फिर और किसी को लेते, बाबा को भेजना था। फिर वहाँ चला गया। एड्रेस हमको एयरपोर्ट पे एक भाई और मिल गया, जो हमारे साथ का था, सरदार था। तो दोनों मिलके, वो पहचान नहीं थी, वहीं पहचान हुई। अच्छा, एयरपोर्ट पे साथ गए। वहाँ हमको एड्रेस की तरह ऑफिस पहुँच गए। अच्छा, और ऑफिस तो बंद ही, ऑफिस में थोड़ी घर होता है। नहीं, और ना हमने इन्फॉर्म किया कि हम आ रहे हैं। ऑफिस में मैं काम करता था दिल्ली में, उसका ब्रांच ऑफिस वहाँ था। अच्छा, उसका मेरे पास नंबर था, उसको ढूंढा। वो बेचारे ने गाड़ी भेज के हमको बुलाया ऑफिस में, फिर फ़ोन करके डायरेक्टरी में निकाला कौन है। फिर जो हमारा इंटरव्यू लेने आया था उसको ढूंढा,
वो फिर हमको लेने आया, अच्छा। जब तक हम उनके ऑफिस में रहे। फिर उसने होटल में ठहराया, 3 दिन होटल में रहे दुबई के। दुबई। फिर उसने रूम दिया, अच्छा। क्वार्टर वगैरह जो भी दिया, किट था, सामान तो था ही। और ज़्यादा से ज़्यादा 70-80% मेरे पास सामान था बाबा का, पूरा ज्ञान, मुरली, ज्ञान, पूरा लिटरेचर, बुक्स, पूरा अच्छा, प्रदर्शनी बुक वगैरह ये वो, ताकि लोगों की सेवा कर सके। बांटते रहते। ज़्यादा वजन तो वो, अच्छा। क्योंकि वो वजन 20 किलो से ज़्यादा ले जा नहीं सकते हो विदेश में। 5-10 किलो हाथ में और 10-20 किलो उसमें। खैर जो भी है, सेवा हुई। फिर लंबा चक्कर चला। बाद में वहाँ से फिर दुबई में आप कितने साल रहे? 14 साल रहे। 14 साल। 14 14 साल में अचानक वहाँ पर सेंटर की स्थापना कैसे हुई? अचानक नहीं हुई, अच्छा, उसको 7 साल लग गए। सेंटर बनाने में? 77 से लेके 84 तक अच्छा, ये प्रोसेस है। अच्छा, जब उसने हमको 3 महीने, मैंने तो खाना क्या खाया, सिर्फ पुलाव। अच्छा, साथ में और भी थे, इंडियन थे, उनका भी मैं बनाता था, एक साथ मिल के खाते थे। अब उनके हाथ का तो मैं खाऊंगा नहीं, अब सब इकट्ठे बैठ के बनाते थे, तो मैं ही बनाऊंगा, चिंता नहीं करो। तो 3 महीने तो ऐसा किया। फिर एक फ्लैट में था, वहाँ से शिफ्ट किया उन्होंने, मुसलमान भी और हम भी। मुसलमान भी दूसरे कंट्री के थे। माने भाई किचन एक ही है और वो तो नॉन वेज। फिर रूम में हमने खाना बनाना शुरू किया। अच्छा, उनका कुछ भी यूज़ नहीं करते थे, अपने ही रूम में मैं और एक भाई और कलकत्ता का एक भाई था, तो दोनों ने बनाना शुरू किया। और वहाँ भाई फिर भी हमने सोचा कि ये तो गुजारा नहीं होगा, सेवा नहीं होगी। उस शहर से थोड़ा सा दूर था, 5-7 किलोमीटर। मैंने कहा शहर में ही ले लेते। ढूंढा एक मकान, कमरा ढूंढ लिया दुबई में। लेकिन प्रॉब्लम की थी पैसे की। पैसे की तो इतनी ज़्यादा, वहाँ भी तनख्वाह अभी जो है 1 रुपये का, वहाँ के 1 रुपये का 18 रुपये इंडियन है। यहाँ का 18 रुपये, वहाँ का 1 रुपया, और उस समय था 2 रुपया। अब भी मेरे को किराया लेना है तो किराया जेब से भरना पड़ेगा, ऑफिस से मिलेगा नहीं। वो तो कहते हैं कि हम दे रहे हैं, आप इसमें से रहो। खैर ले लिया, कोई बात नहीं। 500 रुपये में मिला। किराया थोड़ा महंगा है, वहाँ का 500, वहाँ का 500, तो यहाँ का तो 1000-1200 हो गया। कोई बात नहीं, ये समझ लें कि सेवा में गया बाबा की। तो एक रूम मिल गया, इतना ही था, 10 बाई 10। उसी में खाना बनाना और खाने के लिए थोड़ा सा बाजू में स्टोर जैसा बना। तो हमने उसका नल लगवा लिया, बेसन लगवा लिया, एक टेबल जैसा ऐसा रख दिया, उस पर गैस रख दी, ऊपर टांड लगा दिया, तो उस पर सारा सामान आ गया मेरा। अच्छा, तो ऐसा बना लिया, बना थोड़े से स्थान पे सब कुछ। वो किया, वो याद है। और वो फाउंडेशन ही मजबूत सेंटर बनने के लिए। अच्छा, वो जो क्लासरूम बना दिया, गद्दा, नीचे गद्दा बैठाया, कुछ नहीं, उसके ऊपर चादर, सोने के टाइम में ऊपर बेडशीट लगा दिया, बाकी वाइट था पूरा। नीचे गद्दे, नीचे बैठते थे। तो वहाँ पर क्लासेस चलती थी? क्लास तो वहाँ से शुरू किया, धीरे धीरे धीरे। पहचान तो है नहीं। सबसे बड़ी बात यह है, वहाँ एडवर्टाइजमेंट कर नहीं सकते, कोई भी बोर्ड नहीं लगा सकते, सेवा कर नहीं सकते दूसरे धर्म की, है ना। गॉड, भगवान के शब्द वहाँ पर कुछ नहीं, दूसरे धर्म का अलाउड नहीं। और जब हम गए वहाँ इतना शक्ति थी, मतलब सज़ा बहुत सकते, या तो जेल नहीं तो फांसी। अच्छा, फांसी भी हो सकते थे, कुछ भी हो सकता है। तो आपको डर लगता था कि? मेरे को नहीं डर लगा, डर नहीं लगा। लेकिन हिम्मत थी, जैसा करते रहे, चुप, धीरे 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 बाबा का परिचय आप देते रहे। और जैसे ही खिड़की है, वहाँ खिड़की थी मेरे पास रूम के बाहर, तो ऐसा प्लाई ठोक दी। अच्छा, प्लाई पे बाबा बना दिया, किरने, अच्छा, और कास्केट चिपका दिया ला बाबा का। तो बाहर से वो कास्केट नजर आता था और किरणें नजर आती थी। मैंने कहा जो भी बाबा का बच्चा होगा भूले भटके यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा।
लाइट देख कर आ जाए, लाइट देख के। बाकी और कुछ ब्रह्मा कुमारी जी वो कुछ नहीं, जी, किसी को परिचय देना हो, और कमरा था 10 बाई 10, बस वो फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर। गुजराती फैमिली थी तो उससे ले लिया था। वो अब बाजू में रहता था, वहाँ रह के सेवा शुरू किया। मिलने जुलने वालों से, दोस्तों से मिलते रहे, मंदिर में गए, गुरुद्वारे में गए, मंदिर में नहीं दिया, अच्छा, गुरुद्वारे में बड़ी मुश्किल से परमिशन मिल गया, हफ्ते में एक बार 2-3 घंटा स्पीच करना है। प्रदर्शनी लगाने के लिए 4 चित्र लग सकते थे, जगह नहीं थी, सीढ़ी चढ़ते थे, सीढ़ी के नीचे जो जगह मिली उसमें 4 चित्र एक बार में लग सकते थे। अच्छा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। पहले तो ये बताऊँ, वो भाई को ढूंढने के लिए मेरे को 1 महीना लग गया। अच्छा, जो दादी ने बोला था जी, वो 200 किलोमीटर दूर था अच्छा, वहाँ से। अच्छा भाई था, अभी मालूम नहीं किधर है, लेकिन बहुत बेंगलोर का भाई था, बम्बई से ज्ञान लिया था उन्होंने। अच्छा, घाट कोलाबा था शायद, कोलाबा सेंटर का। जी, अच्छा भाई था, ड्राइवर था ओके, समुद्र में, अच्छा, गोताखोर, जी, 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 वो जॉब थी उसकी। अच्छा, वो हफ्ते में मेरे पास आ जाता था, फ्राइडे थर्सडे नाइट को आता था, फ्राइडे रुकता था, सैटरडे निकल जाता था। तो हम 2-3 घंटा सेवा करते रहते थे, इधर जाना उधर जाना कहीं भी। तो वहाँ सेवा हमने प्रदर्शनी शुरू किया। 10 बाई 10 के कमरे में कितने साल आप रहे वहाँ पर? 10 साल तो रहा होगा। उस सेंटर बनने के बाद भी अलग से सेंटर बना लिया। जी, ये सारा करने के बाद बीच बीच में हम सुदेश बहन को, जी, दादियों को लिखते रहे, जी, अभी हमको बहन भेजो, बहन भेजो, जी, जी। अब बहन अच्छा, भेजो आप भेजते थे वहाँ से लेटर दादी को दादी को, कि दादी भाई की बहन कोई बहन भेजे तो सेवा करे, जी। थोड़े से समय के लिए आके जाओ। जी, अभी हमको 1:30 बजे 3 बजे खाना मिलता था, 3 साढ़े 3 बजे सवेरे खाना नाश्ता करके जाते थे, आके बनाते थे, फिर शाम का टाइम में सेवा करते थे। तो मैंने कहा बहन होंगी तो सेवा करेंगी। अब ये मालूम था कि मेरे पास जगह नहीं है, ये मालूम था कि मैं बहन को संभाल नहीं पाऊंगा, अच्छा, लेकिन छोड़ा नहीं मैंने, आपने लिखता ही दादी रहा, को डिमांड करते लिखता ही रहा। मैंने कहा बाबा संभालेगा। जी, तो सबसे पहले भेजा उन्होंने सुदेश बहन को। अच्छा, जर्मनी वाली, हाँ, उस समय जर्मनी में नहीं थी शायद, उसमें लंदन में थी शायद। लंदन में, और अच्छे मालूम है, सुदेश बहन से मेरा परिचय पहले था दिल्ली से। जी, जी, दिल्ली मेरठ से हैं। हाँ, जी, उनकी मौसी हमारे सेंटर की इंचार्ज थी, अच्छा, प्रकाश बहन, चांदनी चौक की। अच्छा, अच्छा, तो उस समय से करोल बाग में थी वो, तो उस समय से परिचय थोड़ा बहुत था, ज़्यादा नहीं। अच्छा। उनके आने के बाद कौन कौन सी सेवाएं स्टार्ट हुई वीआईपी सेवा? उनसे तो कोर्स करवाते थे, जी, जी, गुरुद्वारे में हमको आधा घंटा मिल जाता था, अच्छा, रोज़ प्रवचन करवा दिया बहन जी का। अच्छा, बहुत खुश, वो हम भी खुश हो गए। फिर वहाँ से स्टूडेंट निकले, अच्छा, सिंधी, सिंधी परिवार, फिर उन्होंने उनके कोर्स शुरू किया। 10 बजे के बाद क्लास शुरू की, तो बहन जी ने एडजस्ट कर लिया, ये उनके अंदर क्वालिटी थी। 10 से 12 बजे तक बस जाते थे। अच्छा, कंटिन्यू हाँ जी। दीदी जो है हाँ बोलती जी, थी, मैं खुद कराया। एक भाई 10 बजे छुट्टी होती थी, अच्छा, बगैर खाए मेरे पास आता था, अच्छा, उसके बाद जाके खाता था। अच्छा, मैंने कहा जब ये त्याग कर रहा है, वो हैदराबाद का था, उसका भाई, बड़ा भाई ज्ञान में चलता था, तो उसको वहाँ ज्ञान में नहीं मिला, वहाँ ज्ञान में नहीं चला, मेरे पास आके चल पड़ा। वो भाई भी खुश, ये भी खुश। तो मैंने भी इसको 10 बजे के बाद कोर्स कराया था। तो ऐसे ही बहन जी, सिंधियों का ग्रुप, और सिंधी तो अच्छे हैं, वहाँ पर बिजनेस वाले हैं, होटल भी हैं कईयों के, तो बहन जी भी हिल मिल गई, अच्छा कोर्स किया। ऐसे 2-3 बार आई हैं अच्छा, सुदेश बहन। फिर मोहिनी बहन आई, मोहिनी बहन भी 2-3 बार आई, न्यूयॉर्क वाली, न्यूयॉर्क वाले। अब सोचो, आप खुद ही भोग बनाती थी बेचारी अपने हाथ से खाना बनाना उनको। यहाँ आके अच्छा, मदद करती थी। दुबई, अच्छा, जिस कमरे में मैं ठहरा था, उसके बाजू वाले ने, बेचारे ने अपना कमरा खाली कर दिया, तो बहन जी वहाँ जाके सो जाती थी, मोहिनी बहन, मोहिनी बहन। अच्छा, इतनी बड़ी बहन, अब सो तो देखो तो वहाँ कैसे रही हमारे पास। फिर भोग बनाना, ये करना, और वो बैठने के लिए भी जगह नहीं थी मेरे पास, अच्छा, वो संदली छोटी थी, अच्छा, तो उसी पे भी बेचारी बैठ के क्लास कराया।
14-15 लोग आ जाते थे, बैठते थे। तो एक बार सुदेश बहन क्लास कराया, किसी दूसरे के घर में ठहराया था उनको। तो मैंने कहा बहन जी एक बार हमारे पास आ जाओ, जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ क्लास चलती है सेंटर। उनको तो मालूम आइडिया भी नहीं था, तो मैंने बता दिया ये जगह है, आप ये टाइम पे आ जाना, ठीक है। उस समय मैं शायद किचन में था, दरवाज़ा खुला हुआ था। वो चुपचाप आके क्लास में बैठ गई, मेरे को नहीं मालूम पड़ा। अच्छा। और मैंने लाल बत्ती जली हुई थी, सारा क्लासरूम सेट था अच्छी तरह। तो एक भाई आता था, उसका बिजनेस था इलेक्ट्रॉनिक का, टीवी वगैरह, कैमरा वगैरह। उससे रिक्वेस्ट किया तो वो बेचारा ने कोशिश करके एज ए सेक्रेटरी बहन का अरेंजमेंट किया। अच्छा। तो मैंने बहन जी को बोला, तो बहन जी ने जाने के बाद ज्योति बहन को भेजा, जो इनके पास थी, वो कनाडा में थी, कहाँ थी मालूम नहीं। पहले तो लंदन थी, लंदन से शायद वो किचन या भंडारा संभालती होंगी, फिर अमेरिका में बहन जी के पास थी। तो उनको हमने खास रिक्वेस्ट किया, बहन जी आप कलर ड्रेस में आना, वाइट ड्रेस में नहीं आना, क्योंकि उनको नियम मर्यादा पालन तो करना है। ये भी बोल दिया था बैज नहीं लगाना। खैर कपड़े तो वाइट ही थे उनके ऊपर, कलर ड्रेस, कलर साड़ी पहन ली थी। आई, उनके आने से पहले हमने एक फ्लैट ले लिया। कौन से सन की बात है? 784। तो बहन जी को वहाँ ठहराया, बुलाया, फिर उसका उद्घाटन करवाया दादी से, बड़ी दादी से। प्रकाश बड़ी दादी आई? मोहिनी बहन साथ में थी। तो भाड़े में था कि अपना? भाड़े में। भाड़े में। वहाँ तो हर एक चीज़ भाड़े, अपना नहीं बना सकते। वहाँ का पासपोर्ट चाहिए। अच्छा। वहाँ का सिटीजनशिप चाहिए, तब जाके। अच्छा। तो इसलिए वहाँ के लोकल लोगों का उनका ही मकान रहते हैं सारे, यही प्रॉब्लम होती है। और चेंज करते रहते हैं, मकान का भाड़ा ही महंगा है, सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। वहाँ शुरू किया लोगों को आना जाना, जब एक अलग से हो गया तो सेवा शुरू हुई। तो तुरंत गाड़ी उठाई, फिर वहाँ आधा किलोमीटर दूर जाके गाड़ी रोकी, जाने नहीं दिया। पुलिस खड़ी हो गई, पैदल गया, देखा तो 2 मंजिल का मकान पूरा जल रहा है। अच्छा। और उससे भी 20 फीट ऊपर लपटे जा रही है। अच्छा जी। बीच में जगह है जिसमें से सीवर लाइन, ये लाइन आती, जो ओपनिंग था जी जी, जाल वगैरह, वहाँ से पानी आग निकले, छत से भी ऊपर। अच्छा। तो नीचे दुकानें थी। अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ कपड़े वगैरह की, मतलब टेलिंग मटेरियल, ये उनका भी सामान पड़ा था। अब वो शॉर्ट सर्किट से लगी या पटाखे से लगी मालूम नहीं। तो पूरा बिल्डिंग में आग लग गई जी। अब वहाँ जाना ही नहीं, तो मैंने बिल्डिंग के अंदर घुसने लगा तो रोक दिया। मैंने कहा भाई जी मेरा सामान पड़ा, एक बैग उठा ला बस, मेरे सारे डॉक्यूमेंट उधर ही है जी जी, बैंक के पेपर हैं, पासपोर्ट है, ये सब चीज़ें जी जी जी। क्या कर सकते, बाजू वाली बिल्डिंग में चढ़ा। अच्छा, उसी समय, उसी टाइम में बीच में गली है, जब चढ़ा तो देखा मेरी किचन की खिड़की खुली हुई थी। अच्छा। दरवाजा, ये जैसे ये समझो किचन है, ये दरवाजा के नीचे से लपटे, खिड़की इधर है। अच्छा। खिड़की से देख रहा हूँ लपटे नीचे आ रही हैं। अच्छा। नीचे में ना यहाँ सिलेंडर रखा है, यहाँ से इतना दूर बस। अच्छा। मैंने कहा ये तो खतरा है। तो बाबा को याद किया, और कुछ नहीं, कम से कम 20 मिनट याद किया होगा। अच्छा। मैंने सांप ही बचा हुआ अभी, मैं सिलेंडर फटा तो पूरा उड़ा देगा। बराबर। अभी उसके पीछे क्या हो रहा है वो तो मालूम नहीं, ऊपर दिख रही है लाइट, जल रहा है सारा। और क्लासरूम में पूरे में गद्दा बिछा है। अच्छा। लिनोनियम भी बिछा है, ऐसे जैसे भी होता है ना प्लास्टिक का, जी जी जी, उसके ऊपर जो है गद्दा बिछा है 2 इंच का। वो तो फट से जलेगा, वो पूरा जल गया जी, जलेगा। हाँ। तो बस योग करके बेचारे एक भाई था, उसने अपने घर में सुलाया मेरे। 2-2:30 बजे जाके आग बुझी होगी।
अच्छा, दमकल आया, पानी भिजाया। फिर हम सवेरे तो सवेरे 4 साढ़े 4 बजे में आया रूम में, बिल्डिंग में बिल्डिंग में। जी देखने के लिए। जी जी आग बुझ चुकी है। जी। तब उसको बोला भी अभी तो जाने दो, कि कोई बात नहीं, जा। पूरा देखा, सब काला काला काला। दरवाजा खोला, जैसे ही छत जाए ना रूम के किचन के बाहर, ऐसे ही छत जाता। तो वहां से एंट्री हुई तो ये जो दरवाजा है पूरा बाहर से काला काला हो गया था। पूरा। जी जी आग तो उधर ही लगी है ना। जी जी जी। दरवाजा खोला, देखा तो दरवाजे तक ही मेरी आग रुकी है, आगे की सिलेंडर तक नहीं पहुंची। अच्छा, किचन तक पहुँचे नहीं हो। किचन के नीचे है, हाँ। बस वहीं तक जला हुआ। अच्छा। फिर रूम में गया, हाँ। रूम का भी यही हाल। अच्छा, रूम में भी मतलब एक नए पैसे का नुकसान नहीं हुआ कमरे के अंदर। कमरे के अंदर। अच्छा, जो वहीं कि की वहीं, बाहर की बाहर आग रुकी है। अच्छा, लिनोनियम तक भी आंच नहीं आई। नहीं आई। और खिड़की जो कि आपका खुला हुआ था। खिड़की तो इसके अपोजिट इसके साइड। बाद गली है, गली के बाद मैं खड़ के उधर से देख रहा हूँ। ओके ओके ओके। हाँ हाँ हाँ। समझा? तो कुछ नहीं हुआ। फिर वो मकान मालिक आपके बाबा की वजह से हम भी बच गए। अच्छा उसका भी मुश्किल से 5-10% नुकसान हुआ। अच्छा, थोड़ा थोड़े कपड़े जले, थोड़ा सेक लग गया। लेकिन उस बिल्डिंग का हाल कम से कम 3-4 सिलेंडर फटे हैं। अच्छा छत ऊपर से नीचे आ गई है। अच्छा। दूसरी फैमिली जो रहती थी उनका सारा नीचे आ गया, बेघर हो गए। मतलब माने अधिकांश उस बिल्डिंग में अधिकांश कमरे जो हैं, मकाने जो हैं, जल के ध्वस्त हो गए थे। रहने लायक नहीं रहा। नहीं थी, सिर्फ एक आपका ही कमरा बचा हुआ था, बाकी सबके। पूरा फ्लैट बचा। अच्छा, वो पूरा आपके एरिया का जितना लेकिन था। सामान तो शिफ्ट तो करना पड़ा सबको। जी जी। रहने लायक तो था ही नहीं। था ही बिल्डिंग नहीं। जी जी। ओहो। जो छत ही गिर गई। जी जी। तो ये हाल है। तो बाबा ने बचाया। योग का कमाल ये है कि बाबा बचाते हैं बहुत। हम तो वहाँ दुआ में इतना फील किया कि बाबा हमेशा मेरे साथ, मदद करता है। हमेशा। मतलब एक बात नहीं है, मुरली मंगाओ, ज्ञान अमृत मंगाओ, सब में चेकिंग है। और मैं गवर्नमेंट ऑफिस में था इसलिए बचा रहा। अच्छा। प्राइवेट में तो एक बार अलग से मैंने पोस्ट मंगाना शुरू किया। अच्छा। पीओ बॉक्स रहता है वहाँ, घर घर डोर टू डोर नहीं होता है। तो उसमें मुरली मंगाता था, उसमें ज्ञान अमृत इकट्ठी मंगा लिया। वही 2 महीने के बाद ही चेकिंग हो गई। अच्छा। फिर हर एक को अलग अलग करना पड़ा। अच्छा। इतनी महंगी क्या करते हो तुम, क्या धंधा करते हो, अच्छा। इतनी महंगी क्यों मंगा रहे हो? ये प्रॉब्लम आ गई थी। इसलिए हम धीरे 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 सेवा करते रहे। बहन जी को भी रोकते रहे। हम सवेरे निकलते थे, बहन जी जिद करती थी कि सवेरे सेंटर में आके योग करो। अच्छा। लेकिन डर लगता था, पीछे पीछे फिर भी हम जाते थे। CID ना आ जाए। पीछे पीछे पुलिस आ जाती थी। अच्छा। कई बार तो सेंटर तक पहुंच जाती थी। तो इंक्वायरी होती थी इंक्वायरी उसमें। करती थी। ये तो मेरे पीछे आने के बाद सारा कुछ हुआ, जो मिला हुआ। अच्छा अच्छा। इसलिए हम तो रोकते रहते थे, बहन जी को टोकते थे। शरद भाई भी जब मैं आया तो मुश्किल से 6 महीना पहले आए होंगे। जी जी। वो पे वहीं थे। दयाल भाई पहले आ चुके थे। दयाल भाई भी बहन जी के टाइम में, अच्छा। मेरे आने से पहले आ गए थे। दयाल भाई वहीं के हैं, दुबई के? शारजा में थे। शारजा में थे। तो उनके तो घर में भी सेंटर खोल दिया था। अच्छा। फिर तो बढ़ते गए ना धीरे धीरे। बहन जी आ गई, बहन जी फिर आबू धाबी जाना, इधर जाना, गाड़ी में मैं लेके जाता था, दूर दूर सेवा करते थे। अच्छा। तो आप कितने साल दुबई में रहे? दुबई में मैं 14 साल रहा। बस वो डिसीजन थोड़ा सा मेरे को लेना पड़ा, जी जी। क्योंकि हमेशा तो दुबई में मैं रह नहीं सकता था। वीज़ा का प्रॉब्लम और दूसरा घर में कोई ज्ञान में नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। फिर उम्र जब बड़ी हो जाएगी तो कहाँ रहेंगे? जी जी, ये भी चिंता रहती है। सोचना पड़ेगा ना, माँ बाप कब तक रहेंगे। फिर मैंने दादी को लेटर डाला मैं कि मैं आना चाहता हूँ, आप समर्पित होना चाहता हूँ। दादी से पूछो, उन्होंने कहा जानकी दादी से पूछो। जानकी दादी ने भी हाँ कर दिया, बड़ी दादी ने भी हाँ किया। अच्छा। तो जैसे ही मैं आया 1 हफ्ते के बाद ही मधुबन पहुंच गया। अच्छा, वाह। सीजन चला अप्रैल तक, मार्च अप्रैल तक, जैसे वहीं रहा सेवा। कब आए थे आप? 91 जनवरी आप पहुंच गए थे मधुबन में? मधुबन 17 को पहुंच गया। पहली बार आप आए?
मधुबन में दादी से मिलने पहली बार 91 में आए आप, मतलब जॉब छोड़ने के बाद। जॉब छोड़ने के बाद, हाँ। उससे पहले भी आप मधुबन आते रहते थे। वही से जब आए तो दुबई आए जी, घर आए तो मधुबन तो जाना ही जाना है। जी। दादी ने पूछा क्या कर सकते हो, ये वो फिर नेहरवार भाई के हवाले किया। उसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल में लगा दिया, कंस्ट्रक्शन चल रहा जी, था, बन रहा था, हाँ जी जी। शुरुआत रहा तो 4-5 साल तो मेरा हॉस्पिटल में गया। जी जी, ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर पे। पूरा बिल्डिंग बनाने में पूरा रोड भी बिल्डिंग भी पूरा सहयोग दिया। बहुत सुंदर। और यहाँ तो कोई जगह ऐसी नहीं है जो नहीं नापी हो मेरे ख्याल। अच्छा, पूरे शांति वन, मनमोहिनी, आनंद सरोवर, पीस पार्क सब कुछ। और अभी ज्ञान सरोवर भी, अभी तपोवन का भी चल रहा है। हाँ तपोवन का भी। हर यहाँ से तो फिर हम ORC पूरा मेरे हाथ का है। अच्छा, तो सारा डिजाइनिंग का आप ही डिजाइन तो खैर वहाँ बनता है, लेकिन जमीन पे लगाना, जमीन का उतारना आपका काम है। ओके, बनाना, नालियाँ बनाना, रोड बनाना, ये सारा। जी जी जी। हैदराबाद, यहाँ से हैदराबाद भी गए। हैदराबाद, ORC, जितने भी रिट्रीट सेंटर है आप जा कर तो नहीं से। है। हाँ जी, सोनीपत का किया है। जी 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 जी। शुरू से ही बहुत दृढ़ता से और ईश्वरीय परिवार से जुड़े रहे। इस दौरान आप बाबा के साथ के कुछ अनुभव सुनाएं कि आप कैसे बाबा को यूज करते हैं। आज व्यक्ति कोई अकेले नहीं रह सकता है, लेकिन आपके अंदर में ऐसा क्या, कौन सा स्पिरिट काम करती थी? आप इतना लंबा समय तक 50 साल ज्ञान में गुजारे आप, तो वो कौन सा स्पिरिट आपको पीछे चलती थी? बाबा ने 1-2 वरदान दिए हैं, हिम्मत बच्चे, मदद बाप। बस बाबा को साथ रखते थे। बाप जब भी याद किया बाबा ने मदद किया है। कि आपने परिस्थितियों को कैसे पार किया? स्थिति तो आई जी, लेकिन अंदर से मजबूती इतनी, जी जी, चाहे परिवार वालों से आई चाहे कहीं से भी आई। परिस्थिति करते करते खुद परेशान हो गई, चली गई। मतलब खान पीन की आई या दूसरी आई, जो भी आई, मैं हिला नहीं अंदर से। भले 2 दिन ऐसा समय आवे, चलो एक टाइम की रोटी नहीं मिले, लेकिन यहाँ तक एक समय आया दिल्ली में रहते हुए, जी जी जी, 1 हफ्ता बगैर खाए मैं रहा हूँ। गुड़गांव के पास में जॉब था। 1 हफ्ता में केले और दूध बस। अच्छा, 1 हफ्ता बहुत धूप में काम करना। मेरे साथ एक भाई और था, उसने 1 दिन ट्राई किया, उससे नहीं रहा गया। वो तो फिर खाना खाने चला जाता था, बाहर तो हम खाते नहीं थे। तो मतलब कोई ऐसी परिस्थितियाँ, आपने पूछा तो मेरे को अभी याद आया। जी जी, ये भी याद आया, परवाणु कालका के पास पैदल चल के जाना, खाना खुद ही बनाना है। साइड पे चले गए तो खाली दूध पी लेता था। अच्छा, फिर वापस आए शाम तक जब बनाते थे। वाह। सुरेश भाई, आप दादियों के साथ बहुत लंबे समय तक पालना लिया है आपने। कुछ दादियों के साथ के अनुभव, जो मीठा बाबा ऐसे दादियों की पालना। दादियों का देखा मैंने, इतना कम्युनिकेशन, इतना फास्ट। एक दादी को बात करी तो दूसरे को मालूम, कैसे मालूम? तो ये मालूम कि कितना आपस में प्यार था उनका। ये हमने देखा, बड़ी दीदी और दादी। और जब योग में बैठती थी नजर नहीं हटती थी। अच्छा, तो वो फोटो तो मेरे को अभी भी आंखों के सामने है। अच्छा, वो रूप बहुत कम देखने में आता है। अब कहीं कहीं होगा, लेकिन योग में अमृत वेले जब वो बैठती थी दोनों की दोनों सामने हिस्ट्री हॉल में, और वो है चित्र, कई फोटो तो है, पावरफुल वाइब्रेशन जैसे उड़ा देते थे। मजा आता था एक के लगन में मजा। बाकी हम ज़्यादा चिंतन नहीं करते हैं। ये मेरी वो है, योग में जी जी, लीन होने की कोशिश करता हूँ। ज़्यादा मंथन चिंतन करने की कोशिश नहीं करता। ज्ञान की गहराई में न जितना हो सके हम लीन में परमात्मा, लव में लीन लव में लीन रहे। जी जी। और ऐसे भी मैंने शुरू से ही आपको देखा है कि आप सदा एक रस अवस्था में रहते हैं। ज़्यादा मेरा कनेक्शन नहीं है। जी जी, अपनी सेवा में मस्त, बहुत रूम से ऑफिस, ऑफिस से साइट, ज़्यादा इधर उधर लेना देना। सुरेश भाई, एक यूथ एज 21 साल
बहुत यूथ एज होता है, ऐसे एज में अध्यात्म मार्ग को आपने चुन लिया। आपके अंदर में क्या ऐसी प्रेरणा आई कि हमें इस लाइन पे चलना है, इसको अपनाना है? देखो, अपना परिवार एक आध्यात्मिक परिवार है। और बचपन में भी माता जी का जो साथ मिला है, वहाँ दादी जी का भी मिला। दादी मतलब लौकिक दादी जी, वो मेरे को जमुना जी लेके जाती थी, भक्ति भावना। जी, पैदल जाते थे। अच्छा। 10-10, 20, 15 किलोमीटर पैदल जाना, स्नान करके आना। अच्छा। और उस समय हमारी उम्र तो छोटी सी थी। जी, बच्चों जैसे जाते थे, 6-7 साल की। जी, मुश्किल से 4वीं-5वीं में पढ़ते थे। अच्छा। जी। और जब स्कूल जाता तो माता जी आओ, आपको कथा सुनाती हो। वो पीपल की क्या अपना केले के पत्ते की पूजा करती थी, केले की या पीपल पे। तो कथा कोई तो होना चाहिए सुनने के लिए। जी। तो मेरे को बैठ के सुनाती थी दादी की कहानी। आजकल के बच्चे, आसपास का माहौल ऐसा था, जगह जगह रामलीला होती थी। जी हाँ, वो देखने जाते थे। तो उससे, और हमारे घर में शुरू में कल्याण आता था मैगजीन। जी जब हम छोटे थे, तो उसमें महाभारत कहानियाँ, अच्छा, जैसे अभी अपना ज्ञानामृत है, ऐसे एक मैगजीन थी। 65 साल पहले की बात है। जी। तो घर में आती तो उसमें यही अच्छा लगता था। बहुत सुंदर। कृष्ण जी के बारे में, महाभारत के बारे में। तो उसी बाकी किताब महाभारत हमने नहीं पढ़ी। अच्छा। उसी से ये सारा मालूम पड़ गया। और घर के आसपास रामलीला गुजरती थी, तो माहौल तो आध्यात्मिक था। खान पान तो शुद्ध ही है। सुरेश भाई, आप अपने ऊपर योग का प्रयोग कैसे करते हैं? आपकी दिनचर्या क्या है? सवेरे का तो है ही बाबा से, बाकी कर्म योग ज़्यादा है। मेरे को वो पसंद नहीं कि कोई चीज़ गलत हो जाए, इसलिए दूसरों का ऊपर भरोसा कम, अपने ऊपर ज़्यादा खास अटेंशन देता हूँ। और जब भी दिल करता है तो बैठ जाता हूँ बाबा के पास। सेकंड में पहुँच जाते हैं। तो बता रहा हूँ, ज़्यादा चिंतन नहीं करता। सीधा ये मैं आता हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, ये सब रिपीट करने की जरूरत नहीं है ही है ना। नहीं, जी, साक्षात स्वरूप है। जी। तो कभी भी कुछ होता है तो बाबा के पास पहुँच जाते। बाकी तो कर्म योग ज़्यादा है। जी। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सोचता नहीं कि हमेशा बाबा हमारे साथ ही है। जनता कर्फ्यू के नाम से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि ये आप अपने घर पे होम क्वारंटाइन रहें, अपने आप को बचाव रखें कोरोना से। एक बहुत बड़ी महामारी आई हुई है। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो दर्शक हैं, वो बहुत सारी चीज़ों से परेशान है। सबसे बड़ी चीज़ है मानसिक परिस्थिति। एक स्थान से हम बैठकर कैसे रह सकते हैं? तो मैं आपको देखा हूँ कि आप एक स्थान से बैठकर मनसा सेवा बहुत करते हैं। तो वो मनसा सेवा की क्या टेक्निक है? हमारे जो दर्शक हैं उन्हें आप ज़रूर बताएं कि हम मनसा सेवा कैसे करें और इन परिस्थितियों से हम कैसे निजात पाएं। मेरे जीवन में जो भी परिस्थिति आई, मेरे लिए वरदान साबित हुई। ज़्यादातर समय मेरे को अकेला रहने को मिला। अच्छा, बचपन से ही? ज्ञान में आने से पहले भी, ज्ञान में आने के बाद भी ज़्यादातर मैं अकेला ही रहा। 67 से समझ लो। दिल्ली में भी कुछ जॉब मिली, बीच में 5-6 साल घर में तो ना के बराबर ही रहता था। चंडीगढ़ रहा, लद्दाख रहा, दुबई रहा, अकेले ही रहा। तो वो एक तरह से मेरे को किसी के साथ रहना अच्छा सा नहीं लगता। तो क्योंकि उनकी जो बातें हैं वो बातें हमको पसंद नहीं है, बेमतलब की बातें। जी। इसलिए मैं ज़्यादा किसी से बात ही करता नहीं है। इसलिए जो 6 महीने ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। अपना रूम से ऑफिस, और ज़्यादा अगर अलाउड हुआ तो किचन, नहीं तो किचन में जाके खाना ला के घर में। और वो ऑफिस में भी अकेला, नहीं तो एक सेवादारी।
ज़्यादा कोई नहीं। एक तरह से ये बीमारी भी हम लोगों के लिए एक शिक्षा ही है, प्रेरणा दे के एक सहज कर दिया जो बाबा की शिक्षाएं हैं। अकेले आए थे, अकेले जाना है, दूर दूर रहो। स्थूल में हो गया तो सूक्ष्म में भी अपने आप ही हो गया ना। जी जी। किसी के साथ टच में नहीं रहो। तो ये तो स्थूल की बात है, मतलब संकल्प से भी दूर रहो इन लोगों से। नहीं तो कौन सी परिस्थिति आवे और हमको फंसा देवे। जी जी। तो शरीर छोड़ने के टाइम में या आत्मा निकलने के टाइम में तकलीफ होवे, वो ना हो। कहते थे कि पॉजिटिव अच्छा है, नेगेटिव से दूर रहो। जी जी। लेकिन अभी क्या हो गया, पॉजिटिव से दूर रहो, नेगेटिव के नजदीक जाओ। जी जी। कोरोना मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव जी। पॉजिटिव के नजदीक नहीं, उससे दूर रहो। दूर रहो। तो ये सिखा दिया। जी जी। ये अच्छा लगा मेरे को स्लोगन। जहाँ भी है बाबा के हाथ में जीवन दिया है, फल का सोचना नहीं है। जहाँ भी रखेगा अच्छा रखेगा। जहाँ भी रहे, ये नहीं कि मैं एडजस्ट नहीं कर पाया, ऐसा नहीं। मेरा एक दोस्त था दुबई में, दुबई छोड़ के जयपुर आ गया बच्चों की पढ़ाई के कारण, लेकिन नहीं एडजस्ट कर पाए, बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाए, वापस फिर दुबई गया। ऐसी हालत हमारी नहीं है, क्योंकि वो रहन सहन उन्होंने ऐसा अपना लिया था जो यहाँ तकलीफ होने लगी। अच्छा। वो मेरे को नहीं है। कोई ऐसा आराम के साधन चाहिए, उसके बगैर हमारा जीवन नहीं चलेगा। नहीं, खुद ही अपने हाथ से काम करते हैं। जैसा मिले, दाल रोटी मिले उसमें भी अच्छा, मेवा मिले तो भी अच्छा, नहीं है सादा जीवन। मेरी यही शुभकामना है, सभी स्वस्थ रहें। उसके लिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वही मास्क बार बार भी नहीं पहने, रोज चेंज करें। संकल्प से भी और स्थूल रीति से भी डिस्टेंस बनाए रखें। संकल्प तो आध्यात्मिक यात्रा को जरा कमज़ोर कर देता है, सूक्ष्म संकल्प। इसलिए हरि के प्रति पॉजिटिव रखें और स्थूल रीति से भी थोड़ा सा दूर रहें। और ऐसा शुभ भावना रखता हूँ कि जल्दी से जल्दी हम इस बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ये संकल्पों की बीमारी, ये जो कि हमेशा चिपकी रहती है, हमेशा पॉजिटिव रखें। ये अंत तक आपको इसको रहना। बीमारी कोरोना तो अभी आज है, कल नहीं रहेगी, लेकिन नेगेटिव संकल्प जो लोगों के चलते हैं, नेगेटिव देखना है तो अपने में देखें, पॉजिटिव देखना तो दूसरों में, अच्छी बातें दूसरों में देखना है। दूसरों की अगर बुराई लगती तो पहले अपना आईना देखा है और दूर करने की कोशिश करें। क्योंकि हमको दूसरों की बुरी बातें बुरी लगती हैं, तो हमारी बुरी बातें भी दूसरों को बुरी लगेंगी। स्वस्थ रहें, मौज में रहें। एक बाबा, दूसरा ना कोई, वही बेड़ा पार करेगा। मिलजुल के रहें, ये शुभ भावना है। दोस्तों, जिस प्रकार से आज सुरेश भाई ने अपनी प्रेरणादायी शब्दों से हमें निहाल किया, उनके शब्द से हमें जो प्रेरणा मिली कि हम सदा ही 5 केले डेली खाएं। अकेले आए हैं, अकेले बन, अकेले साथ, अकेले बाप के साथ अकेले घर जाना है। और जितना हो सके, जैसे सुरेश भाई हमने सदा ही देखा कि एकांतवास में रहते हैं, ज़्यादा संपर्क और संबंध में नहीं आते हैं, अपनी सेवा और बाबा से प्यार रखते हैं और हर समय निमित्त और निर्माण चित्त का बैलेंस रखते हैं। इनकी स्थिति हमें बहुत ही प्रेरणादायी, चेहरे में हर समय मुस्कुराहट, प्रेजेंट में रहने की इनकी आदत बन चुकी है, क्योंकि बाबा इनके साथ है। ये हर समय सोल कॉन्शियस स्थिति में रहकर अपने जीवन निर्वाह बाबा के घर में कर रहे हैं। उनकी छत्र छाया का अनुभव करते हुए हर कर्म करते हैं और इनकी हाव भाव चित्त वृत्तियों से सदा सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना, बेपरवाह बेअंत बहता रहता है। जिस प्रकार से इन्होंने पूरे जीवन काल में न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में निस्वार्थ भाव से सेवा करके
अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाया है और यही निर्विघ्न स्थिति दुआ और पुण्य जमा करती है। इतने लंबे समय से आपने जो दुआ और पुण्य जमा किया, जिसके कारण हमारा ये जीवन पुरुषार्थी नहीं बल्कि सहज जीवन बन चुका है। ऐसे सुरेश भाई से हम प्रेरणा लेते हुए बाबा के बगिया के फूल एक नए समय पर एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम शांति। ओम शांति सुरेश भाई, ओम शांति।